नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक की ऐसी 10 वार्निंग साइंस के बारे में जो आपको एक हफ्ते पहले ही बता देगी कि आपको स्ट्रोक होने वाला है। पहली साइन है अनकॉन्शियस हो जाना। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि यह स्ट्रोक क्या है। जब हमारी बॉडी में रहा हुआ ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है तब उसे स्ट्रोक कहते हैं। अगर हम वजन के रूप में देखें तो ब्रेन हमारी बॉडी के वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन ब्रेन एनर्जी का 20% तक कंज्यूम करता है। इसकी वजह से हम यह जान सकते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए भी ब्रेन ऑक्सीजन से वंचित रहा तो उससे बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर सिर्फ 10 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन की कमी ब्रेन में हो जाए तो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है। तो यह पहली साइन स्ट्रोक के रूप में आपको देखने को मिल सकती है। अभी अगर 4 से 6 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन परमानेंट डैमेज हो सकता है। स्ट्रोक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण होता हुआ स्ट्रोक, तथा हेमरेजिक स्ट्रोक में 50% केसेस में व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो उससे आपको पता चलेगा कि हेमरेजिक शॉक कितना सीवियर है। उसके साथ साथ स्ट्रोक का एक और प्रकार भी है जिसे TIA यानी कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहा जाता है। यह स्ट्रोक टेम्पररी प्रकार का है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी 5 मिनट से कम समय के लिए होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति में रहे हुए ब्रेन को रिकवर होने का समय मिल जाता है। इसीलिए इसे परमानेंट डैमेज ना होकर टेम्पररी होता है, जिसकी वजह से उसे टेम्पररी स्ट्रोक कहा जाता है। अब हम इन तीनों स्ट्रोक में अंतर क्या है यानी कि डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्केमिक स्ट्रोक की। यह स्ट्रोक जहां पर ब्रेन में बड़ी ब्लड वेसल और छोटी ब्लड वेसल इन दोनों का जंक्शन हो वहां पर अधिकतम देखने को मिलता है। मुख्य रूप से ब्लड क्लॉट बड़ी ब्लड वेसल में होता है। जब वो बड़ी ब्लड वेसल में होता है तब ब्लड इजीली वहां से पास हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद वह ब्लड क्लॉट बड़ी ब्लड वेसल से निकल के छोटी ब्लड वेसल में आ जाता है, जिसकी वजह से उस ब्लड वेसल की जो छोटी होती है वहां से आगे वाले हिस्से में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से उस एरिया में रहे हुए ब्रेन के सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है और सेल्स मृत प्रायः कक्षा में देखने को मिलता है। अभी बात करते हैं ज्यादा डेंजरस स्ट्रोक हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में। इस स्ट्रोक में ब्लड वेसल के जंक्शन पर ही ब्लड क्लॉट हो और उससे स्ट्रोक हो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इस स्ट्रोक में ब्लड वेसल फट जाती है, जिसकी वजह से अभी ब्लड वेसल कब फटे और किस कारण से फटे उसके लिए हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन जब ब्लड वेसल फटती है तब उसमें से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अभी ब्लड ब्रेन की टिश्यू में इकट्ठा होना शुरू कर देता है और यह ब्लड बोन जो कि स्कल होता है और ब्रेन इन दोनों के बीच में रहता है, जिसकी वजह से वह दिमाग पर यानी कि ब्रेन पर प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से और भी कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। और अगर ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक की बात करें तो उसमें ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट होता है, लेकिन यह ब्लड क्लॉट इतना बड़ा नहीं होता कि वो ब्लड सप्लाई को संपूर्ण रूप से बंद कर दे, जिसकी वजह से यह
देखने को मिलता है कि उससे होने वाला डैमेज टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। अभी यह सुनकर आपको प्रश्न होना चाहिए कि अगर ऐसा ही है तो फिर इसको इम्पोर्टेंस इतनी क्यों दी जा रही है? क्योंकि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक को मिनी स्ट्रोक, प्री स्ट्रोक या फिर वार्निंग स्ट्रोक कहा जाता है। आपको यह समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होता है वो 1 साल के अंदर ही स्ट्रोक डेवलप कर देते हैं। यह भी देखा गया है कि जिन लोगों को स्ट्रोक हुआ हो उनमें से 43% लोग टीआईए का शिकार हो जाते हैं, जो उस स्ट्रोक होने से 1 हफ्ते पहले ही देखने को मिलता है। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर आप में अगर ऐसी कोई भी साइंस दिखाई दे तो फिर आपको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से उसका निवारण स्ट्रोक होने से पहले ही हो सके। सीवियर स्ट्रोक की क्लासिक वार्निंग साइन है वीकनेस या फिर पैरालिसिस। यह एकदम अचानक से ही होता है तथा यह यूनिलेटरल होता है। यूनिलेटरल मतलब बॉडी के एक ही पार्ट में आया हुआ। हमारा ब्रेन मुख्य रूप से 2 भाग में आया हुआ है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन बॉडी के लेफ्ट भाग को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन बॉडी के राइट भाग को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से अगर आपके राइट फेस, राइट आर्म यानी कि राइट हाथ और राइट पैर इनमें से कोई भी पैरालिसिस हुआ हो यानी कि पैरालाइज हुआ हो तो आपको यह मानना चाहिए कि आपके लेफ्ट ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है। अगर यह फेस में हुआ हो तो फेशियल ड्रूपिंग जैसी कंडीशंस भी देखने को मिल सकती है। और बात करें तो हमारे बॉडी में स्ट्रोक के वजह से और भी वीकनेसेस कई प्रकार की देखने को मिलती है, जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स, जैसे कि लिखने में या फिर कपड़े के बटन बंद करने में दिक्कत होना या फिर खुराक को निगलने में या फिर चबाने में डिफिकल्टी होना तथा बोलने में डिफिकल्टी होना, यह सब भी स्ट्रोक के दौरान देखने को मिल सकता है। स्ट्रोक की चौथी साइन है कोऑर्डिनेशन या बैलेंस लॉस होना। 5वीं साइन है कॉग्निटिव चेंजेस देखने को मिलना, जिसकी वजह से कोई भाषा समझने में डिफिकल्टी होती है। साथ में कंफ्यूजन भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मेमोरी में तथा रिकॉल करने की क्षमता में कमी आती है। साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तथा डिसीजन लेने की क्षमता में भी कमी आती है। नंबर 6 है स्ट्रोक हमारे 5 सेंसेस को भी अफेक्ट करता है, जिसमें ब्लर या फिर डबल विजन तथा नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन फेस और हाथ में देखने को मिलना। उसके साथ साथ टेस्ट, हियरिंग, टच तथा स्मेल में भी सडन प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। यह लेकिन माइन्यूट प्रमाण में होता है। तो यह बात सुनकर आप लोग बोलोगे कि यह सब तो स्ट्रोक के समय देखने को मिलता है, लेकिन स्ट्रोक के पहले यानी कि अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रोक जब हमें कब देखने को मिलेगा, तो उसके लिए ही मैंने टीआईए के बारे में यानी कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के बारे में आपको समझाया था। तो अगर आपको यह जानना है कि टीआईए होने से पहले ही हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि हमें स्ट्रोक होगा या नहीं, तो इसके लिए आपको रिस्क फैक्टर्स समझने की जरूरत है। तो अब देखते हैं लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स, यानी कि जब मैंने अब जो ये कैटेगरीज बताने वाला हूं, इन कैटेगरीज में से कोई भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको स्ट्रोक होने का रिस्क ज्यादा है। तो नंबर 1 है आपको पहले से ही कोई स्ट्रोक या फिर टीआईए यानी कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक पहले से ही आया हुआ हो।
अगर आपको पहले से ही यह आया हुआ हो तो आपको फिर से स्ट्रोक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। नंबर 2 है आपको ब्लड डिसऑर्डर जैसे कि सिकल सेल हो। नंबर 3 है आपको ऑटो इम्यून डिसीजेस जैसे कि सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। तो अभी आप यह कैटेगरी सुन के कहेंगे कि यह तो डिसीज है यानी कि रोग है जिसमें हम कोई भी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते, सिर्फ इस डिसीज की दवाइयाँ ले सकते हैं। तो अब मैं आपको यह रिस्क फैक्टर्स बताने वाला हूँ जिसको सुनकर और अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करके आप स्ट्रोक से बच सकोगे। तो वो है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना ब्लड वेसल पर एडिशनल स्ट्रेस पैदा करता है, इसलिए आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना चाहिए। 5वां रिस्क फैक्टर है आपको स्मोकिंग तथा तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। 6ठा रिस्क फैक्टर है आपको अल्कोहल का सेवन बहुत सारा प्रमाण में नहीं करना चाहिए। 7वां रिस्क फैक्टर है हमारी बॉडी मूव करने के लिए बनी है, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल यह रिस्क में बढ़ावा करती है, इसलिए आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। 8वां रिस्क फैक्टर है आपको जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हो तथा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी लेते हो, इन सब मेडिकेशंस से भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। नंबर 9 है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपकी बॉडी को फाइट या फिर फ्लाइट मोड में रखता है। नंबर 10 है डायबिटीज यानी कि टाइप 2 डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम तथा इंसुलिन रेजिस्टेंस। कार्डियोवास्कुलर डिसीज, बीपी ज्यादा मात्रा में होना, सर्कुलेशन कम होना, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज होना, क्रॉनिक किडनी डिसीज होना, यह सब स्ट्रोक होने के लिए इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, लेकिन यह सब इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए आपको अपना बीपी कंट्रोल में रखना चाहिए, साथ में तंबाकू तथा स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल का सेवन भी बंद कर देना चाहिए, साथ में आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स तथा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी जैसी मेडिकेशंस सोच समझ कर ही उसका यूज करना चाहिए। यह सब करने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा और उससे बॉडी हील होगी। उस हीलिंग के बाद ही आप अपने रिस्क फैक्टर जो स्ट्रोक करता है उसमें आप कमी ला सकते हो। अभी तक हमने ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के सिर्फ 6 सिम्टम्स की बात की थी। अब हम आगे उसकी बात करते हैं। तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में नंबर 7 है उल्टी उबका आना, नंबर 8 है सीवियर हेडेक देखने को मिलना, नंबर 9 है सडनली थकान लगना और नंबर 10 है पर्सनालिटी चेंज देखने को मिलना। वो आप खुद चेक नहीं कर सकते हो, कोई दूसरी व्यक्ति के द्वारा आपको यह जानने को मिलेगा। इसमें आपका बिहेवियर चेंज होता है, साथ में मूड तथा इमोशनल स्टेट भी चेंज होता है। तो यह थी पूरी जानकारी स्ट्रोक के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। और हाँ, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए ताकि आपको आने वाले ऐसे वीडियो की जो लाइफ सेविंग हो सकते हैं आपके लिए, उसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू।